हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। बेटा ये आप लोगों को तय करना है कि आप वीडियो किस टाइम देख रहे हो, उस हिसाब से आप लोग एडजस्ट कर लेना। चलिए बात करते हैं आज की पढ़ाई करने से पहले बेटा एक काम जरूर करते हैं। जो ये रेड सा लिखा हुआ सब्सक्राइब है ना, इसको बेटा टच कर दो तो ये ब्लैक हो जाएगा, तो चैनल आपका सब्सक्राइब हो जाएगा ताकि आपको आगे की वीडियोस आसानी से मिल जाएं। साथ में बेटा बेल आइकन भी दबा दो ताकि नोटिफिकेशन भी आपको अच्छे से प्राप्त होता रहे। कि आज हम लोग आपके सामने संबंध और फलन को लेकर के 13वां वीडियो है। 13 वीडियो, इससे पहले 12 वीडियो अपलोड हो चुके हैं और अधिकतम क्या मतलब ये सारा चैप्टर हमने कवर कर चुके। जो कॉन्सेप्ट हमें बताने थे, जो चीज़ें समझानी थी वो हमने आपको समझा दी है और जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस होने थे वो भी कर दिए हैं। आज हमारे पास में विविध प्रश्नावली है। एक क्या है? विविध प्रश्नावली। विविध मतलब मिसलेनियस। इसके अंदर जो हमने पढ़ा है, ठीक है, उसको जांच करने का समय आया है कि हम लोगों को प्रश्नावली, ठीक है, उसको देखना है कि हम लोगों को कि कितना हम लोगों ने पढ़ा है और क्या क्या पॉइंट्स हमने आजकल सीखे हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर सभी टाइप के क्वेश्चन हैं। कहने की बात यह है कि जितने भी टॉपिक, जितने भी बातें हमने आपको सिखाई हैं पिछली 12 वीडियो के अंदर, आज हम 13 वीडियो के अंदर उन सभी बातों का प्रयोग करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ आपको सिखा करके जाएंगे। बेटे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये सभी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो चलिए बात करते हैं विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन की। इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा? आप इस एक्सरसाइज के अंदर आपके सारे पॉइंट्स जो पहले हमने पढ़े हैं उनके बारे में डिस्कशन होगा। पहले क्वेश्चन की बात कर लीजिए। कहा इसने, मान लीजिए आपके पास में, मान लीजिए कि हमारे पास f कोई फंक्शन है। आपकी स्क्रीन पे भी क्वेश्चन लिखा है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 अध्याय 1 पर विविध प्रश्नावली जो है उसको लेकर के है। कोई फंक्शन दिया गया है R to R। मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन, पहले पूरा पढ़ देता हूँ, स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा। किताब आपके हाथ में होगी तो और बढ़िया रहेगा। कि f(x) कोई फंक्शन है जो कि 10x प्लस के 7 द्वारा परिभाषित है। एक ऐसा फलन g R to R हमें फाइंड आउट करके दिखाना, ज्ञात करना है, जिसके लिए GOF इज इक्वल टू FOG इज इक्वल टू 1R। अब ये क्या चक्कर है? सब कुछ पढ़ा हुआ है, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। उसने कहा कि फंक्शन f है R to R, रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर आपके पास में ये नंबर, रियल नंबर से रियल नंबर के बीच में हमारे पास ये फंक्शन f है और डिफाइन कैसे है? fx इज इक्वल टू आपके पास में दिया गया है बेटा 10x प्लस के 7। ठीक है, 10x प्लस के 7। तो हम लोगों को एक फंक्शन दूसरा डिफाइन कराना है gx। ठीक है, वो gx कैसा फंक्शन है? ठीक है, gx हमें फाइंड आउट करना है। ये gy जो भी है हमें g फाइंड आउट करना है। कहां से कहां तक फाइंड करना है? R to R ही फाइंड आउट करना है। और ये कैसे फाइंड आउट करना है कि अगर ये हमारे पास में GOF इज इक्वल टू आपके पास में आ जाए FOG इज इक्वल टू हमारे पास में 1R के इक्वल आ जाए। ये क्या है? अरे ये कंडीशन हम पहले बता चुके थे। ये इस कंडीशन का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं कि GOFX इज इक्वल टू आना चाहिए आपके पास में IX या फिर x के इक्वल। ये हमने एक्सरसाइज प्रतिलोम जब हमने समायोजन जब हमने पढ़ाया था, फलनों का समायोजन, तभी हमने बात की थी। साथ ही साथ FOG, ठीक है, फोग जो है, फोग y, ये इक्वल आना चाहिए IY के, या फिर इसको कहते थे हम y। और ऐसा हो जाता था, उसने खुद ही है, उसने ये चीज दी है बेटा, दिया है। ये क्या है? दिया है। देख लीजिए, चेक कीजिए क्वेश्चन में, जिसके लिए उसने दिया है कि ऐसा है। अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करती थी, ठीक है, अब आप बात कीजिए, अगर ये दोनों कंडीशन होल्ड करती थी, दोनों कंडीशन वेरीफाई हो जाती थी, तो क्या होता था? याद कीजिए उस प्राचीन काल में जो बातें हमने बताई थी। हमने ये बताया था आप लोगों को, अगर ये ऐसा कंडीशन है तब जो g होगा ना बेटा, वो f का इनवर्स होगा। बिल्कुल ठीक बात है, जो g होगा वो f का इनवर्स होगा। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में उसने हमें ये कहा है कि f का इनवर्स, f का व्युत्क्रमणीय फलन हमें निकाल के, यानी कि f का प्रतिलोम हमें निकाल करके दिखाना है। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं प्रतिलोम निकालने वाले। और प्रतिलोम निकालते कैसे थे? जो गिवन फंक्शन था fx इज इक्वल टू आपके पास में दिया गया है 10x प्लस के 7। बिल्कुल ठीक बात है। हम इसको y कह देते थे और 10x प्लस के 7। बिल्कुल ठीक बात है। पहले तो ये y x के पदों में था, फिर हम x को y के पदों में लेके आते थे कि y माइनस 7, 10 को बटे में ले जाएंगे, इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू x। या फिर ये कहेंगे कि x इज इक्वल टू आ जाएगा y माइनस का 7 अपॉन 10। और यही क्या होता था? gy। यही क्या होता था आपके पास में? gy। ये हमने बहुत बारी निकाला है, पहले क्वेश्चंस के अंदर भी हमने बहुत बारी हमने ये निकाला है।
तो ये हमारा फाइंड आउट हो गया, आंसर तो है ये। ठीक है, ज़्यादा अपने मन को संतुष्टि देनी है, क्या ये इसका इन्वर्स है या नहीं है। अगर ये अपने आप को समझाना है आपको, तो बेटे ये दोनों चीज़ें आप वेरीफाई करके देख सकते हो। चलिए यहाँ देखते हैं चलो क्या दिक्कत है, हम लोग कर लेते हैं। जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू होगा जी ऑफ एफ एक्स, ये तो था। आप पुरानी वीडियोस में जाओगे तो सब चीज़ें आपको मिलेंगी, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो छूट गई होगी। तो आप लोग जब बात करेंगे, देखिए जी ऑफ एफ एक्स का मतलब जी के अंदर एफ एक्स की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कीजिए। व्हाट इज एफ एक्स, ये है हमारे पास में कि 10x प्लस के 7, बिल्कुल ठीक बात है। उसके बाद में हमें कहा गया है कि जी वाई का जो डेफिनेशन है वो हमने ये निकाला, अभी निकाला है ना। तो बेटा कैसे आएगा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम लोग जब जी की डेफिनेशन लगाएंगे तो आ जाएगा 10x 10y है ना, एक्स वाई की जगह हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा 10x, ठीक है, -7 + 7 अपॉन 10। 7 से 7 कैंसिल आउट, 10x अपॉन 10, 10 से 10 कटा इज इक्वल टू x। देखो ये तो बात कर रहा था मैं तो तुम्हारे सामने कि ये चीज़ x के इक्वल आनी चाहिए। आप जब इसको वेरीफाई करोगे इस वाले को, तब भी ये y के भी इक्वल आ जाएगा इजीली। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ खास नहीं था। ये व्युत्क्रमणीय फलन वाला जो चैप्टर था, इन्वर्टेबल फंक्शन, यानी कि आपके पास में फलनों के समायोजन से, और ये चीज़ आपके पास में थी जो कि हमने पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके। चलिए बात करते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की। अगर हम बेटे बात करें इसके दूसरे क्वेश्चन की, जो कि आपकी स्क्रीन पे भी लिखा है क्वेश्चन, कहा गया है मान लीजिए F(W)(W). अब W क्या है, इस हिंदी वाली किताब में थोड़ी सी प्रॉब्लम इस तरीके की है, ये पूर्णांकों का समुच्चय दिया है, नीचे लाइन में लिखा है W समस्त पूर्णांकों का समुच्चय, जबकि इसको काट के आप कर लीजिए सभी पूर्ण संख्या होगा, होल नंबर का सेट ये होता है। W जो होता है मैं बता दूं, W का मतलब होता है ये होता है 0 1 2 3 4 ये एंड सो ऑन, ये आपके पास में W बनता है आपके पास में, ठीक है। तो हमें कहा गया है, इन्होंने कहा कि F, ये दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं बेटा, कि F हमारे पास में ये एक ऐसा फंक्शन है R to R, ठीक है, रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर, ओ सॉरी गलती कर दी, नीचे वाला क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, कि W to W है ना, W to W आपके पास में, कि कह रहा है ये कह रहा है Fn की वैल्यू होगी आपके पास में n-1, Fn की वैल्यू होगी n-1, और यदि, इन्होंने कहा है यदि n जो है विषम हो, कंडीशंस दी हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी बात करेंगे अभी। साथ ही साथ भाई साहब कह रहे हैं कि Fn की वैल्यू होगी n+1, देखिए किताब के अंदर आप लोग, ठीक है, n+1, यदि n आपके पास में सम बन जाए, यदि n एक सम हो, सम संख्या हो, संख्या है ना, विषम मतलब या संख्या है, सम संख्या हो, ठीक है, ये फंक्शन है। आगे भाई साहब कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि फलन व्युत्क्रमणीय है, यानी कि इन्वर्टेबल दिखाना है। बहुत बढ़िया, साथ ही साथ f का प्रतिलोम भी हमें निकाल के दिखाना। चलो सब काम हो जाएंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, और यही क्वेश्चन बढ़िया नहीं है, इस एक्सरसाइज के अंदर सारे क्वेश्चन ही बहुत बेहतरीन है। आपको कॉन्सेप्ट अगर ढंग से होगा, ढीले ढाले कॉन्सेप्ट अगर किसी के हैं, कोई ऐसा कोशिश करे कि थोड़ा बहुत पढ़ के इन क्वेश्चंस को हिला लेगा, नेवर। अच्छे खासे लोग इसमें झूल जाते हैं बेटा। इसके लिए आपको बेसिक आपका बहुत अच्छा मजबूत होना चाहिए। यानी कहने की बात यह है, आज से पहले जो बेटे 12 वीडियोस आई है ना, एक एक करके उनको अगर देख लीजिएगा तो इसके सारे क्वेश्चन जो है क्लियर हो जाएंगे। और ये भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि पेपर में ना बेटा एक भी क्वेश्चन का छोड़ के नहीं आओगे तुम। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, अगर आपने पूरी वीडियोस वॉच करी हो तो क्वेश्चन कहीं से भी आवे, तुरंत आप उसको दे के मारोगे, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें जो फंक्शन है वो उसकी डेफिनेशन जो है अलग अलग दी है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन हमें नहीं दी है। और हमें कह रहा है कि Fn को हमें प्रूव करना है कि F जो है ये व्युत्क्रमणीय है, पास में व्युत्क्रमणीय है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, व्युत्क्रमणीय की बात करते हैं। व्युत्क्रमणीय किसी फंक्शन को प्रूव करने के लिए क्या करते थे, ठीक है। हम लोगों के पास दो तरीके थे, एक तो वो कंपोजिशन फंक्शन वाला होता था तरीका, या हम लोग देखिए मैं बता रहा हूं आपको, सिंपल सी बात है, अगर कोई फंक्शन इस तरीके से डिफाइन है और अगर ये फंक्शन f है तो ये व्युत्क्रमणीय f इनवर्स इसका तभी निकलेगा अगर ये 1/(1)(2) होगा, यानी कि एकेकी आच्छादक होगा। यानी कहने की बात यह है कि अगर हम f को एकेकी आच्छादक प्रूफ कर दें
1 1 ऑन टू प्रूव कर दें तो ये बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है कि हम तुरंत कह सकते हैं कि ये व्युत्क्रमणीय है। बाकी बात बाद में देखी जाएगी। इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है बेटा, हम लोगों को इस f को एकैकी और आच्छादक दिखाना है। एकैकी और आच्छादक दिखाने के लिए हम लोगों को करना क्या होगा, सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस करते थे। अगर फलन की एक ही परिभाषा होती, केवल ऊपर वाला हिस्सा होता, तो ये बड़ा लड्डू क्वेश्चन बन गया था। लेकिन अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं कि उन्होंने अलग अलग कंडीशंस कहा है बेटा कि अगर विषम होगा तो ये हालत होनी है फंक्शन की, अगर सम होगा n तो ये हालत होनी है। इन्होंने x की जगह n दिया तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। सेट हमारे पास में पूर्ण संख्याओं का है, पूर्ण संख्याएं होंगी 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको मैंने बता दिया आप लोगों को पहले ही। तो थोड़ा सा इसको पहले आप लोग सवाल को बनाइए, ठीक है। इस सवाल को पहले बेटे बनाएंगे, पहले हम लोग कैसे बनाएंगे, थोड़ा सा इसमें बेटे दिमाग लगाना होगा। बड़े आसान क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी है इसके अंदर। जैसे मैं इसकी डेफिनेशन बना रहा हूँ fn, ये फंक्शन ऐसा बना रहा हूँ मैं, इसकी वैल्यू n-1 होगी यदि, ऐसे मैं इसको कंबाइन कर रहा हूँ दोनों चीज़ों को। n क्या होगा आपके पास में, n विषम संख्या हो, विषम संख्या हो, ठीक है। उसके बाद में बेटा इसकी वैल्यू n+1 होगी यदि n सम संख्या हो। कैसी हो, सम संख्या। तो ये फंक्शन है, ठीक है, आपके पास में। अब इसको हम लोगों को सबसे पहले हम एकैकी प्रूव करेंगे। इसको क्या करेंगे, एकैकी यानी कि 1 1 प्रूव करेंगे। इसको क्या करेंगे, 1 1 प्रूफ। और 1 1 प्रूव करने के लिए, ठीक है, थोड़ी सी बात आपको मैं बता दूं, यहाँ पे सोचने वाली बात है। आप लोग आप सीख जाएंगे तो जिंदगी भर चीज़ें काम होंगी, काम आएंगी। अब अगर इस तरीके से फलन बिखरा हुआ सा नजर आया आपको, एक परिभाषा ना हो, अलग परिभाषाएं दी गई हों, तो आपको फिर कुछ स्थितियां डिस्कस करनी होती, कुछ केसेस डिस्कस करने होते हैं। तो 1 1 दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को क्या हम लेकर के चलते थे कि f ऑफ x1 या, लेकिन हम n की बात करें तो n1 लेकर चले, f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2 लेकर के चलते थे और किसी तरीके से दिखाते थे कि n1 इज इक्वल टू n2, तो हमारा काम क्लियर हो जाता था। लेकिन इसके अंदर समस्या ये है, फंक्शन की डेफिनेशन जो है प्रॉपर तरीके से क्लियर नहीं है, दो डेफिनेशंस हैं। तो हमारे सामने समस्या ये है, इन n1 n2 ये होंगे कैसे, n1 n2 होंगे कैसे, उसको थोड़ा सा कितनी बातें उठेंगी, कितने केसेस, कितनी स्थितियां बनेंगी, उसको हमें चर्चा करना जरूरी है। इस तरीके के सवालों में बेटे स्थितियां बनती हैं, केस बनता है। केस जैसे पहला फर्स्ट केस बनेगा आपके पास में, ध्यान दीजिए, मैं इधर लिखता हूं फिर सॉल्व करता हूं। पहला केस बनेगा अगर n1 भी विषम हो, ठीक है, n2 भी विषम हो, दोनों चीजें हम विषम लेके चले, ठीक। केस नंबर फर्स्ट है ये। दूसरा केस बनेगा बेटा कि अगर n2 सम हो, सॉरी n1, ये n1 है, n1 सम हो और n2 भी सम हो, दोनों सेम कैटेगरी में चले जाए। थर्ड केस बनेगा आपके पास में, केस थर्ड, स्थिति जो थर्ड बनेगी वो बनेगी अगर n1 तो सम हो जाए, सपोज कर लें हम, और n2 विषम हो जाए। इसी के जैसा एक इसका केस और बनेगा, वो केस 4 होगा कि अगर n2 विषम बन जाए और n1 विषम बन जाए और n2 सम बन जाए। तो ये स्थितियां ये बन सकती हैं। केस 3 और केस 4 जो हैं, दोनों एक ही केस हैं, इसी लिखने की बात अलग अलग है। तो आप इन दोनों में से किसी एक केस के बारे में बात करोगे तो दोनों केस आपस में डिस्कस, बात तो वही है ना कि दोनों विपरीत होने चाहिए। तो चाहे ये यूज़ कर लो चाहे यूज़ कर लो, दोनों बात कहने की एक ही है। अगर आप दोनों यूज़ करोगे, दोनों में सेम कंडीशन ही आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग 1 1 प्रूव करने के लिए हम 1 बाय 1 करके केसेस डिस्कस करते हैं, बात करते हैं, फिर क्या स्थिति बनती है, उसके बाद सवाल में क्या स्थिति होती है। हटाओ जरा इसको। हम लोग लेके चलते हैं कि n1 एंड n2 लेकर के चलते हैं w में से, और w कौन सा, w ये वाला डोमेन में से लेके चलते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं प्रांत में से। ये लिखना जरूरी है क्योंकि w से w में है ना ये, तो हम लोग w में से लेके चलते हैं आपके पास में n1 n2। और कैसे लेकर के चलते हैं, पहले केस फर्स्ट, केस यहाँ से लेके चलते हैं, केस फर्स्ट यानी कि स्थिति पहली, हिंदी में भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास में n1 विषम हो, ठीक है, और n2 भी विषम हो, ठीक है, n1 भी विषम हो और n2 भी विषम हो, तो फिर लेके चलेंगे हम f ऑफ n1
इज इक्वल टू एफ ऑफ n2। ठीक है, अब अगर ये दोनों के दोनों विषम है तो परिभाषा तो ये लगेगी ना, n1 माइनस वन इज इक्वल टू n2 माइनस वन, ये वाली डेफिनेशन लगेगी ना, यानी कि जब विषम है तो ये वाली परिभाषा लगेगी ना आपके पास में। और जब इसको आप सॉल्व करोगे बेटा 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, n1 इज इक्वल टू n2, तो इस केस में तो ये एक ही है। बात क्लियर है। बात करते हैं दूसरे केस में क्या स्थिति बनती है, थोड़ी स्पेस चाहिए कि हम लोग रफ कर लेते हैं थोड़ा ऊपर से। इस 1 को हमने प्रूव कर दिया, केस सेकंड में हम लोग देख लेते हैं, यानी कि हम इस पे यहाँ टिक कर लेते हैं। चलिए, केस फर्स्ट हमारा क्लियर हो गया कि ये सही है, इसमें मैं सही का निशान लगा लेता हूँ, इसमें 1 हो गया। ठीक है, तो हम यहीं पर रफ कर लेते हैं, केस सेकंड भी यहीं डिस्कस कर लेंगे। ठीक है ना, तो आप लोग साथ साथ नोट डाउन भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, उसको स्क्रीनशॉट बीच में ले सकते हो। केस सेकंड, अगर बेटा n1 एंड n1 भी सम हो और n2 भी सम हो, तब क्या कंडीशन बनेगी, f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। ठीक है, डेफिनेशन लगाइए बेटा कि यदि n हमारे पास में सम रहेगा तो डेफिनेशन है n प्लस वन, यानी कि n1 प्लस वन इज इक्वल टू n2 प्लस वन। 1 से 1 कैंसिल आउट, n1 इज इक्वल टू n2। मजा आ गया भाई। इस केस में भी एक ही है, यानी कि ये केस भी वेरीफाई हो गया। सही है। बात करते हैं केस थर्ड और केस फोर्थ की। केस थर्ड और केस फोर्थ में पहले ही कह चुका हूं, आप इन दोनों में से कोई एक प्रूव कर लीजिए, कोई एक कंडीशन चेक कर लीजिए। बात दोनों को कहने का मतलब वही है, दोनों एक दूसरे के अगर विपरीत हो, एक सम हो तो दूसरा विषम हो, तो क्या कंडीशन बनेगी, इसको चेक करने के लिए फिर हम क्या करते हैं बेटा, थोड़ी स्पेस, इसको आप नोट कर सकते हो, राइट डाउन कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो। चलिए बात करते हैं केस थर्ड की, बात हम लोग कर रहे हैं, है ना। केस थर्ड, ठीक है, केस थर्ड ये कह रहा है कि अगर n1 हमारे पास में क्या बन जाए, सम संख्या बन जाए, और n2 हम लोग कहते हैं कि ये विषम बन जाए, ये क्या बन जाए, विषम संख्या हम लेकर के चलें। ठीक है, तब क्या स्थिति बनेगी बेटा, फिर हम लेकर के चलते हैं f ऑफ n1 इज इक्वल टू f ऑफ n2। अब n1 तो सम है, सम वाली परिभाषा बेटे ये है, नहीं गलती हो गई, ये वाली है, तो यानी कि n1 प्लस वन इज इक्वल टू n2, तो हमारे पास विषम है, विषम की परिभाषा ये है। ठीक है, तो n1 माइनस वन, n2 माइनस वन। ठीक, अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा कि n1 को इधर ले आए, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, या फिर इसको थोड़ा माइनस हटा लो, इसका n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 2। इस पे विचार कीजिए, लेट्स थिंक अबाउट इट। अगर थोड़ा सा भी गणित मजबूत होगा तो आप लोगों को ये क्लियर दिख रहा है, क्योंकि n1 n2 दो अलग अलग संख्याएं हैं, एक सम है तो दूसरी विषम है। आप मुझे ये बताइए कि क्या किसी सम और विषम संख्याओं का अंतर 2 आ सकता है कभी? क्या किसी सम और विषम संख्या का 2 अंतर आ सकता है? कोई भी ले लीजिए, 2 सम है, 5 विषम है, घटाइए 3 आएगा। ठीक है, 12 सम है, 17 विषम है, कितना आएगा? 5 आएगा। कभी भी 2 ऐसी संख्याएं जो एक सम हो दूसरी विषम हो, उनका डिफरेंस कभी भी 2 के इक्वल नहीं आ सकता। तो ये केस ही संभव नहीं बन पा रहा हमारे पास में, ये केस ही संभव, ठीक है, ये केस ही संभव नहीं है, ये केस ही संभव नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसी तरीके से ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं होगा, ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं होगा, तो इन पे चर्चा करना उचित नहीं है, ना इनकी बात मानना सही है। क्योंकि जब ये वैलिड ही नहीं है, कोई आदमी वैलिड ही नहीं, तो उसकी बात सुनने से क्या फायदा है, तो ये किसी भी काम के हमारे नहीं है। तो हम इन दोनों बातों के आधार पर ये कह सकते हैं, क्योंकि दोनों केस वैलिड भी थे, दोनों केस संभव भी थे, और दोनों केसों में हमने प्रूव किया था कि जो फलन है f वो 1 1 है। तो आप इन दोनों केसेस के आधार पर इसको डिक्लेयर कर सकते हो कि ये एक 1 1 फंक्शन है। बात समझ में आ रही बेटा? मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो हम कह सकते हैं इजीली, मैं रेफ कर रहा हूं इसको, कि ये एक 1 1 फंक्शन है। तो आप लिखना चाहो तो यहां लिख सकते हो कि f, ठीक है, w टू w एक की फलन है। ठीक है, ये लाइन हमने लिख दी।
ये हमने भी प्रूव कर लिया और पूरा प्रूव कर लिया, रफ कर दिया हमने वो पूरा प्रूव करके। हमने बताया कि 1 1 ऑन टू प्रूव करना है, तो हमारा एक चीज़ बची इसमें, हम लोग इसको आच्छादक प्रूव करेंगे, ठीक है, यानी कि इसको ऑन टू प्रूव करेंगे। और ऑन टू प्रूव करने के लिए इसको देखो, मैं एक बात आपको थोड़ी सी बता दूं बेटा, इन क्वेश्चंस के अंदर चीज़ें जब हम कुछ लिख पा रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें हम इसमें कर रहे हैं, सबसे पहली बात दिमाग में ये रखिएगा, इस तरीके के चैप्टर को कभी भी पढ़ो, जो चीज़ आप लिख रहे हो वो बिल्कुल माइंड में क्लियर होनी ज़रूरी है। हमने 1 1 प्रूव किया है, ठीक है, वो क्लियर होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हाँ ये 1 1 होगा। अभी मैं दिखाऊंगा इसका डायग्राम बना के 1 1 क्यों होगा, क्यों नहीं होगा। तो इसी तरीके से अगर हम इसको ऑनटो दिखाना चाहते हैं तो हमें ये चीज़ बिल्कुल माइंड में स्पष्ट क्लियर होनी ज़रूरी है कि ये ऑनटो है या नहीं है। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम आपके सामने थोड़ा डिस्कस करूँगा ताकि हमारा मन शांत हो जाए, ताकि हमारे मन के अंदर तो चली जाए वो बात कि ये ऑनटो है। लिखने की बात तो बल अलग हो गई बेटा, फिर W है तो हम लोग कहेंगे ये 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसमें चले जाएंगे, बहुत सारे मेंबर्स होंगे अनंत। ये W है, ये भी W है, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरीके से नीचे की तरफ जाएंगे, बहुत सारे अवयव मिलेंगे इसमें, ठीक है। अब आप जो कंडीशंस दी हैं उसके हिसाब से इसकी मैपिंग करो, उस हिसाब से इनके अवयवों को एक दूसरे से मुलाकात करो। चलिए बात करते हैं। अगर 0 की बात करें, 0 क्या होता है, सम होता है, डेफिनेट सी बात है। अगर सम संख्या है तो इसकी वैल्यू बनेगी n+1। इट मीन्स अगर ये f इसके बीच में है, मैं यहां लिख सकता हूं कि अगर मैं f0 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगी भाई, n+1 मीन्स 0+1 इज इक्वल टू 1, यानी कि 0 मैप करेगा 1 पे। बात समझ में आ रही है। मैं f1 की वैल्यू निकालूंगा तो व्हाट क्या मिलेगा, n क्या है, विषम, फंक्शन करेगा n-1 काम, यानी कि कीजिएगा 1 - 1 इज इक्वल टू 0, 1 मैप करेगा 0 पे, ठीक है। अगर मैं f2 की वैल्यू निकालूंगा, बेटा ध्यान से देखते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये चीज़ें समझ में आई तो इसका मतलब ये है कि तुम बहुत सही दिशा में जा रहे हो। 2 सम संख्या है तो 2 + 1 दैट इज 3, तो इसका मतलब 2 मैप करेगा 3 पे, ठीक आ रही बात समझ में। ऐसी f3 निकालिए आप, कैसी है, विषम है, तो यानी कि 3 - 1 दैट इज 2, 3 मैप करेगा 2 पर, 4 मैप करेगा 5 पर, 5 मैप करेगा 4 पर, ठीक बारी आ समझ में। इस तरीके से ये सारी चीजें, सारे अवयव एक दूसरे के साथ मिलाप करते चले जाएंगे। आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है ये अब कि यार ये तो 1 1 है, क्योंकि एक एलिमेंट की एक ही इमेज उधर की तरफ दिखाई दे रही है। यानी कहने की बात ये कि 1 1 तो स्पष्ट दिख रहा है। अब बात करते हैं ऑनटो आच्छादक की। आच्छादक कब होता है, आच्छादक फलन कब होता है बेटे, बहुत ब्रीफली, बहुत अच्छे से मैंने इन चीज़ों को समझाया था, फलन कितने प्रकार के होते हैं उस चीज़ के अंदर। तो आच्छादक तब होता है जब हमारे पास में इधर की तरफ सारे के सारे अवयव जो हैं इधर से इंगेज हों, इधर से मतलब जुड़े हुए हों। इधर कोई अवयव इस कोडोमेन यानी कि सहप्रांत होता है, यानी कि कोडोमेन के अंदर, ठीक है बेटा, कोई भी अवयव ऐसा ना बचे कि जो किसी भी अवयव से इधर कनेक्ट ना हो। और जो परिस्थिति आपके सामने है, ये जो मैंने अभी बताया है, ऐसे अगर मैं करता चला जाऊं नीचे तक, आप ये खुद विचार कीजिए, क्या इधर कोई बच पाएगा, क्या इधर कोई ऐसा अवयव बच पाएगा क्या जो इधर के साथ कनेक्ट नहीं होगा, नहीं बच पाएगा, ठीक है। तो ये हमारे माइंड में तो क्लियर हो गया, बिल्कुल हमारे माइंड में स्पष्ट है बिल्कुल कि ये एक आपके पास में ऑनटो फंक्शन है। बट लिखेंगे कैसे, बट इसको लिखा कैसे जाए उसको थोड़ा देख लीजिएगा। इसमें एक बात और आपको नजर आ रही होगी बेटा कि अगर यहाँ सम संख्या रख रहे हैं तो रिजल्ट विषम संख्या मिल रही है, विषम संख्या रख रहे हैं तो सम संख्या मिल रही है, सम संख्या रखते हैं तो फिर विषम मिलती है, विषम रखते हैं तो फिर सम मिलती है। तो यानी कहने की बात यह कि प्रत्येक सम विषम के लिए उधर इमेज है और इधर के सभी अवयव के लिए इधर भी अवयव है।
तो हम लोगों को लिखना कैसे, उसको लिखने का मैं तरीका बताता हूँ। थोड़ा सा ना मैं जगह चाहिए मेरे को, तो जगह है मैं ये ले लेता हूँ लंबे वाले नीचे की तरफ, थोड़ा सा ये वाला हिस्सा हम खरीद लेते हैं ना, ये नीचे यहाँ लिख देंगे, इसमें आ जाएगा। तो लिखते हैं, देखिए क्या लिखेंगे हम कि इसमें, क्योंकि हम एक लैंग्वेज बनानी है सिर्फ, ठीक है, कि सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के अवयवों से ठीक है नहीं, अवयवों से संबंधित हैं, ऐसा लिख दीजिए आप, या फिर कोई और वर्ड यूज कर सकते हो। सह प्रांत के सभी अवयव प्रांत के अवयवों के प्रतिबिंब है, ऐसा लिख लीजिए, है ना, प्रतिबिंब है। इस लाइन को लिखते लिख देना अतः, यहाँ लिख देंगे अतः एफ आपके पास में आच्छादक है। कैसा है? आच्छादक, यानी कि ओंटो है। और जब ये ओंटो हो गया आपके पास में, जब ये आच्छादक हो गया, इसका मतलब एक है कि हमने पहले प्रूव कर चुके थे, आच्छादक का प्रूव कर दिया है। अब ये बना हमारे पास में, यहाँ पे देख लीजिए, ये बना एकैकी आच्छादक, एकैकी आच्छादक। और अगर कोई फंक्शन एकैकी आच्छादक होता है तो वह व्युत्क्रमणीय होता ही है, ये तो आपको पता ही है। तो इसका मतलब हमने ये प्रूव कर दी बात कि f जो है व्युत्क्रमणीय है। आप अपने हिसाब से बेटे जितना ड्रामा बताया है, जितना लिखवाया है, उसको अपने हिसाब से सही नियोजित तरीके से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज़ और बाकी है, उसने एक चीज़ और पूछी है मुझे कि मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ भाई, मैंने दिखा दिया उसको जो दिखाना था, मैंने इसको व्युत्क्रमणीय दिखा दिया, मुझे इसका इन्वर्स निकालना रहा है। अब इन्वर्स तो बहुत आसान है, बच्चों का खेल है, बड़े आसानी से। सॉरी, देखो अगर हम सम संख्या रख रहे हैं, अगर n सम है, ठीक है, अगर n आपके पास में सम है तो fn जो निकल करके आ रहा है, इट मीन्स इसके अंदर अगर हम लोग n ये है, fn यार इधर की तरफ ऐसे ही तो है ना बेटा, तो आप समझ लीजिए इस बात को, अगर n सम है तो ये आपके पास में विषम आएगा, ठीक है। अभी आपने जो देखा है एग्जाम्पल, उसको चेक कर लीजिए। फिर आप बात करें, अगर n आपके पास में विषम बने, ठीक है, तो fn जो है बेटा वो बनेगा, कैसा बनेगा आपके पास में? सम बनेगा, ठीक है नहीं। क्लियर सी बात है मेरे भाई, क्लियर सी बात है मेरे भाई। इसको अगर सही तरीके से लिखा जाए तो क्लियर सी बात ये है कि अगर हम इसका इन्वर्स लिखेंगे gn, बड़े आसान तरीके से लिखेंगे gn, वो क्या आ जाएगा? वो ये आ जाएगा, सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास में n जो है सम है, क्या है? n जो है आपके पास में सम है, तो इसकी वैल्यू यहाँ क्या बनेगी? n+1 बनेगी, ठीक है, क्योंकि विषम तो तभी होगा ना। और अगर n विषम होगा तो n क्या बनेगा? n-1 बनेगा। अब मुझे भाई इस चीज को और इस चीज को कंपेयर करके बताओ क्या है ये। g और n सेम नहीं बन रहा क्या? इसको ऊपर नीचे करने की तो आवश्यकता है सिर्फ। तो हम सिर्फ इस बात से, इन दोनों बातों से हम ये कहेंगे बेटा कि f जो है ना, क्या है? f जो है वो अपने ही इनवर्स के बराबर है, f बराबर g है, या ये कहें कि f अपने आप का ही प्रतिलोम है। तो बेटे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अधूरा पढ़ के इस एक्सरसाइज में प्रवेश करने का प्रयास कतई भी ना कीजिएगा, नहीं तो भैया ऐसे फंसोगे जिंदगी भर, इसका डर दिमाग से नहीं निकलेगा संबंध फलन का, ठीक है। जिंदगी भर आप लोग यही सोचते रहेंगे, ये संबंध फलन बहुत ही टफ चैप्टर है। अगर आप लोग बिना पढ़े, बिना पिछली 12 वीडियो देखे आप लोग इस वीडियो में एंट्री अगर करोगे तो बेटे कंफर्म है कि आपको ये चैप्टर डराने लग जाएगा, जाते जाते ही डरा देगा आपको। चलिए बात करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे नंबर वाला क्वेश्चन क्या कहता है उसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। बड़े आसानी से क्वेश्चन सारे दमदार हैं यार इसके। क्वेश्चन नंबर जो आपके पास में दिया गया है, ये किताब में 3 नंबर का, स्क्रीन पे भी है। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो मुझे करने की आवश्यकता नहीं है कि R2R कोई फंक्शन है एंड कैसे डिफाइन किया है कि fx इजिकल टू बेटा दिया गया है आपके पास में x² एंड -3x + 2, ठीक है आपके पास में। और कहा गया है फाइंड आउट करके दिखाइए बेटा आपके पास में कि fx ये दिखाना है मेरे को, ठीक है, ये आपको निकालना है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसको सिर्फ कैलकुलेशन वर्क है। क्या करेंगे? f of fx का मतलब क्या रहेगा? आप छोटी सी बात यार, इतना करा रहे क्वेश्चन,
एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2। सिर्फ ध्यान दीजिए कि सवाल सही उतारा या नहीं उतारा, काम ज़्यादा करेंगे कभी इसमें करा बेकार हो जाए, कोई बात नहीं, ठीक है। इसके बाद में क्या रहेगा, f ऑफ x, x की वैल्यू ये आएगी पूरी, जहाँ जहाँ x है ये पूरा सब्स्टिट्यूट किया जाएगा। एक काम आपने पहले भी किए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 का होल स्क्वायर माइनस के 3 इंटू, ठीक है, आपके पास में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस के 2, कैलकुलेट कीजिएगा। इसको कैसे खोलेंगे, आपको पता है कि ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab 2bc 2ca, ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था, इसको यूज़ कर लीजिएगा, आंसर आएगा, ठीक है। चलिए करते हैं, चलिए क्या किया जाए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस c का स्क्वायर, ये यहाँ तक का खोल दिया, प्लस 2ab का तो माइनस, क्योंकि माइनस में b है तो आ जाएगा माइनस के 6x की घात 3, ठीक है, आपके पास में। फिर आपके पास में 2bc, दिस इंटू दिस 6 इंटू 12x, फिर दिस इंटू दिस प्लस के 4x स्क्वायर, आपके पास में, इसको हटा दीजिए, इस माइनस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस सॉरी माइनस के 6 प्लस के 2। अब यार देखो, जैसा क्वेश्चन इससे पहले करा है, जब तुम उस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो बेटे, तो ये तो कैलकुलेशन वर्क है भाई, इसको सीधा ही तो करके लिखना है आप लोगों को। x की घात 4 प्लस समथिंग जो भी आएगा, कैलकुलेट करके x की घात 3 जो भी आएगा, आपको एक बीजगणित का सवाल हल करना है, वो भी जोड़ने और घटाने वाला, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल, मैं इसको करना उचित नहीं मुझे लग रहा है, ट्राई करेंगे आप लोग इसको, ठीक है, और आंसर इसका बस अगले स्टेप में रखा, आप लोग देखिएगा, ठीक है। बात करते हैं 4 नंबर वाले क्वेश्चन की, ये बड़ा दमदार क्वेश्चन है यार, इसी को भी देखते हैं, थोड़ा इसमें भी टाइम लगेगा, ठीक है। 4 नंबर सवाल आपके सामने बेटा स्क्रीन पे है, देखिए फंक्शन दिया है यार इन्होंने, एफ इज ए फंक्शन दिया है, देखिए ध्यान से कि R2, ठीक है, ये R2 आपके पास में कहाँ से कहाँ तक का है, अजीब सा सेट है यार, कोई बात नहीं, हम लोग भी अजीब ही हैं, आराम से हल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। -1x, ये इसको पढ़ना समझ लीजिए कि हमारे पास में जो इसका डोमेन है ना, वो तो R है, कोडोमेन सेपरांत इसका ये है कि इसमें x के x वैल्यूज आएंगी, और x कैसा आएगा, -1 और 1 के बीच का आएगा, नॉट इक्वल्स टू नहीं आएगा, तो इनके बिल्कुल एग्जैक्ट इनके बीच का होगा। और हम लोगों को फंक्शन दिया है बेटा, इन्होंने फंक्शन दे करके ये बड़ा इतरा रहा है, कह रहा है देखो फंसा दिया इस बार तुम लोगों को, है ना, 1 प्लस मोड ऑफ x, लेकिन हम लोग भी फंसने वाले नहीं है ना, और ये कह रहा है कि x जो है वो रियल नंबर है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो भाई साहब कह रहे हैं कि परिभाषित फलन एक की आच्छादक हमें दिखाना। अरे पहली बात, कुछ चीज़ें दिमाग में आ जानी चाहिए आप लोगों के, कभी भी आपके सामने फंक्शन वाले क्वेश्चंस अगर कर रहे हो तो, और मोड वाला कंसेप्ट आ जाए ये वाला, तो डेफिनेट सी बात बेटे ये है, मैं आपको बता दूं कि फिर यहाँ पे कुछ कंडीशंस बनेंगी। देखिएगा मैं बता रहा हूँ आपको, fx अगर हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा, अगर x हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, इट मीन्स पॉजिटिव रहे। अगर x हमारा 0 से बड़ा रहे, 0 से बड़ा का मतलब हमारे पास में इधर की वैल्यूज ले, प्लस में ले, तो ये तो प्लस रहेगा ही रहेगा, तो ये आएगी x/1 + x, तो फंक्शन की वैल्यू ये बनेगी। अनदर, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी बन जाए तो बनेगी x/, फिर ये माइनस में हमें लेना होगा, क्योंकि अगर मोड ऑफ x ये माइनस, हमारे पास में x की वैल्यू 0 से छोटी है तो हम लोग कहते हैं कि इसकी वैल्यू माइनस में आएगी, तो 1 - का x। ये मोड फंक्शन आपके पास में होता था, वो मैं बता दूं फिर आपको कि fx अगर हमारे पास में मोड ऑफ x जो होता है वो, इसकी वैल्यू x होती है अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो, इसकी वैल्यू -x होती है अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो। इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए बेटे मैंने इस फंक्शन को जो है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, उसके बाद हम काम शुरू करेंगे अपना। अब हम लोगों को इसको 2 चीज़ें प्रूव करनी रहेंगी बेटा, एक तो करेंगे इसको हम एक ही प्रूव करेंगे, क्या करेंगे, एक ही, यानी कि 1 आपको प्रूव करना रहेगा, ये बाद में करेंगे हम इसको आच्छादक प्रूफ, वो कोई बड़ी बात नहीं, पहले आप एक ही के बारे में बात करो। अब कंडीशन फिर वही बनी जिस तरीके से भी दूसरा क्वेश्चन किया था, उसमें 2 बातें थी, उसमें हमने कुछ केसेस बनाए थे, तो उसमें भी बनेंगे भाई। हम लोग लेके क्या चलते हैं, x1 एंड x2 लेकर के चलते हैं, आपके पास में इसमें से लेके चलेंगे, R में से,
और ये लेके चलते हैं एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2। लेकिन हम लोगों को ये क्लियर नहीं है कि x1 एंड x2 है क्या, जीरो से बड़ा है जीरो से छोटा है। तो इस हिसाब से हम लोगों को, हम मजबूर हो गए, सोचना हमें पड़ रहा है कि यार ये x1 x2 है क्या। तो वो कंडीशंस ऐसे बनेंगी, यहाँ देखिएगा। केस फर्स्ट क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर हमारे पास में x1 भी जीरो से बड़ा या बराबर हो एंड x2 भी जीरो से बड़ा या बराबर हो, केस फर्स्ट है। दोनों को हम जीरो से बड़ा बराबर लेके चलें तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव हम लेकर के चल रहे हैं। केस सेकंड की अगर हम बात करें बेटा, केस सेकंड, ठीक है, तो इसमें लेके चलेंगे x1 भी जीरो से छोटा हो और x2 भी जीरो से छोटा हो। केस थर्ड की बात अगर हम लोग करें तो x1 को हम जीरो से बड़ा लेके चलते हैं और x2 को हम जीरो से छोटा लेके चलते हैं। केस फोर्थ की बात करें, x2 को हम जीरो से छोटा लेके चलेंगे और x2 को हम जीरो से बड़ा लेके चलेंगे। ये चार बातें उठ सकती हैं, चार आदमी आप कभी बैठोगे तो ये बात होगी। इस सवाल के संबंध में चार केस बन सकते हैं जो मैंने वन बाय वन करके बात की है। ऊपर के दो केस तो जेन्युइन केस हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है इन चीज़ों के बारे में। अगर इन दोनों में से कोई एक भी टेस्ट कर दोगे आप तो दोनों की बात एक ही है, ठीक है। ये दोनों केस एक ही बात आपको कह रहे हैं, चाहे आप देख लीजिएगा, दोनों को अप्लाई करके कंडीशन दोनों में सेम बनेगी। तो अब हम लोग सबसे पहले लेकर के चलते हैं x1 एंड x2 फर्स्ट केस लेकर के चलते हैं। यहाँ से ऐसे लिखते हैं केस फर्स्ट करके, केस फर्स्ट, एंड x1 x2 को हम लेकर के चलते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बिलोंग्स टू r, ठीक है। और अगर हम इसको लेकर के चलते हैं तो f ऑफ x1 इज इक्वल टू होगा f ऑफ x2, ठीक है बेटा, ठीक है। जब f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 होगा तो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन लगाइए। अगर x1 x2 जीरो से बड़े हैं तो इट मीन्स ये परिभाषा काम करेगी। तो x1 अपॉन 1 प्लस के x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 प्लस के x2, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ब्रज गुणा कर लीजिएगा कि x1 प्लस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2, ठीक है। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2। इट मीन्स केस फर्स्ट जो कह रहा है ये एक है कि है, ये 1-1 है। ये केस फर्स्ट जो है हम इसको टिक कर देते हैं, वेरीफाई हो गया ये 1-1 है। मैं इसको टिक कर दे रहा हूँ ऐसे, है ना, पता चलता रहेगा ना। चलिए केस फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया, केस सेकंड की बात कर लेते हैं। यहीं पे इसको आप राइट करना, लिखना चाहते हो राइट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, वीडियो को बाद में देख करके नोट कर लेना स्लो स्पीड करके, ठीक है। तो हम केस सेकंड की बात करते हैं, चलिए बात करते हैं ना, केस सेकंड की बात कर लेते हैं। केस सेकंड क्या कह रहा है बेटा, केस सेकंड ये कह रहा है स्थिति सेकंड में क्या स्थिति होगी कि अगर x1 भी जीरो से छोटा एंड x2 ऑल्सो जीरो से छोटा हम लेकर के चलें, एंड वेयर x1 x2 जो है बेटा वो कहाँ से हैं, R में से हैं, ठीक है। ये हम कंडीशन लेके चलते हैं। अब बात कर लीजिए बेटा बहुत आसानी से कि यहाँ पे f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। अब x1 x2 जीरो से छोटे हैं, इसका मतलब ये वाली कंडीशन बनेगी बेटा, ठीक है सर। तो यानी कि x1 अपॉन 1 माइनस x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 1 माइनस x2। पिछले 10 साल से क्वेश्चन कर रहा हूँ बेटा, 100% इसको जब सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, x1 इज इक्वल टू x2 आएगा ही आएगा, 100% आएगा, लिख के दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, ये एक ही हो गया। इसका मतलब केस सेकंड भी वेरीफाइड है, ठीक। चलिए बात करते हैं केस थर्ड की। केस थर्ड और फोर्थ में से कोई एक डिस्कस कर लेंगे, दोनों डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है, दोनों की बात सेम ही है, ठीक है। केस थर्ड की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए केस थर्ड क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। केस थर्ड कहना चाह रहा है 3 जो है कि अगर आप x1 को जीरो से बड़ा लेके चलें एंड x2 को जीरो से छोटा लेके चलें, फिर क्या करेंगे कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 लेके चलें, फिर क्या हालत होगी उसको देखिएगा। x1 जो है जीरो से बड़ा है तो कंडीशन ये लगेगी x1 अपॉन 1 माइनस x1 प्लस x1 इज इक्वल टू x2 जीरो छोटा तो ये वाली कंडीशन लगेगी x2 अपॉन 1 माइनस x2, ठीक है। और जब इसको आप सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे इसकी, तो क्या बनेगा हमारे पास में, लुक एट देयर, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको। ये बनेगा x1 माइनस x1 x2 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 x2
क्रॉस मल्टीप्लाई से। या इसको कहा जा सकता है, ऐसे कर लें कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2x1 x2। किसी को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ये जो चीज़ बनी है इस पे विचार किया जाएगा थोड़ा सा। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, थोड़ा सा मुझे सोचना है, इस बारे में बात करनी है थोड़ी, इसी वजह से मैं, यानी कि ये कंडीशन बनी है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 2x1 x2। इज इट पॉसिबल? क्या ये संभव है? अगर हमारे पास में कोई नंबर लेके चले, हम x1 कोई नंबर लेके चलें जो कि पॉजिटिव हो, ठीक है, x2 कोई नंबर लेके चलें जो नेगेटिव हो, तो जब पॉजिटिव नंबर में से कोई नेगेटिव नंबर घटाते हैं, सपोज ऐसे करके, तो क्या आता है? पॉजिटिव नंबर आता नहीं आता? बताइए मुझे। जब आप एक पॉजिटिव नंबर में से, ठीक है, एक नेगेटिव नंबर घटाओगे तो ऑब्वियस सी बात है भैया, क्या बनेगा? एक ये तो पॉजिटिव होगा ना, ठीक है। और जब हम एक पॉजिटिव नंबर की मल्टीप्लाई किसी दूसरे नेगेटिव से करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो रखा 3 से कर लें, तो माइनस के 5 आएगा ना, तो इधर वाला हिस्सा माइनस में आएगा ना। क्या कभी कोई नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर बराबर हो सकते हैं आपस में? संभव ही नहीं है, ये वैलिड ही नहीं है। इस कहेंगे यह स्थिति संभव ही नहीं है, लिखेंगे संभव नहीं है, या लिख देंगे पॉसिबल नहीं है। तो ये केस हमारे काम का नहीं है, ये भी केस हमारे काम का नहीं है, दोनों केस सेम ही थे। तो इन दोनों केस के आधार पे हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि दोनों केस वैलिड ही नहीं होंगे, जब ये वैलिड ही नहीं है तो इनकी बात ही मानने का कोई फायदा नहीं है। तो हम केस फर्स्ट और केस सेकंड को लेकर के कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो f है वो एक ही है। बिल्कुल ठीक बात है। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट पूछा है, इसने कहा है बेटा कि हमें आच्छादक भी बताओ। चलिए बताते हैं आच्छादक भी। इसको रफ कर लेता हूं मैं यहाँ से, इसके आच्छादक वाली इच्छा भी पूर्ति कर देते हैं, या आच्छादक की इच्छा पूर्ति करते हैं। चलिए आच्छादक देखते हैं। आच्छादक इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑन्टो, ठीक है। अब जब इंग्लिश में से ऑन्टो बोलते हैं तो इसको प्रूव कैसे करेंगे? अब बात सिंपल सी है, ये दो केस तो विफल हैं, इन दोनों केस तो वैलिड ही नहीं है, इन दो केस में ही आप लोग ऑन्टो देख लीजिए इसको। अब फिर मैं वही बात कहूँगा, ऑन्टो कैसे देखा जाएगा, उसको देखने के लिए हम लोग फिर वही बात करते हैं बेटा कि हमें ये बात पता होनी चाहिए कि अगर अब इसे प्रूव ऑन्टो कर रहे हैं तो ये ऑन्टो होगा। उसके लिए आप थोड़ा सा डायग्राम से भी समझ सकते हैं, थोड़ा सा ये मन में आप अपनी आत्मसंतुष्टि कर लें, ठीक है। अब ये रियल नंबर का सेट है, रियल नंबर में तो बहुत नंबर आते हैं, मैं कुछ स्पेशल नंबर कुछ लिख लेता हूँ ताकि जैसे ऐसे -3 -2 -1 0 ले लिया आपके पास में, 0.5 ले लिया, ठीक है, फिर 1 ले लिया, ऐसे बहुत सारे नंबर इसमें मिलेंगे। इसमें इधर की तरफ -1 से 1 के बीच के नंबर मिलेंगे रियल नंबर वाले सिर्फ, यानी कि -1 भी नहीं आएगा आपके पास में, यानी कि नंबर अगर इस तरीके से लिखा जाए, यहाँ -1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, तो इनके बीच की नंबर्स आएंगे ये वाले, ठीक है आपके पास में। जैसे कि माइनस का 0.5 आ गया, ठीक है आपके पास में, ऐसे ही आपके पास 0 आ गया, ठीक है, फिर 1/0.5 प्लस वाला, ठीक है, आपके पास में 0.25 आ गया, इस तरीके के नंबर्स आएंगे। नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे, यहाँ पे एक और दिखा दीजिए, चलो यहाँ माइनस का 0.25 भी दिखा दीजिए। तो ये बहुत सारे नंबर इस तरीके के आएंगे। अब आप लोगों को ये देखना है बेटा कि ये ऑन्टो है या नहीं है, इसको देखने का मतलब ये एफ रिलेशन है। हम लोगों को ये देखना होगा क्या इधर के प्रत्येक अवयव की इमेज इधर मिल पा रही है, नहीं मिल पा रही, ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अगर मैं पहली कंडीशन को उठा के लेके चलूँ, फर्स्ट कंडीशन में कि हमारे पास एफ एक्स इजिकल टू है x/1 + x, इसको हम y बोल देते थे, y इजिकल टू है x/1 + x। यहाँ से कैलकुलेट करके अगर मैं अगर चाहता हूँ कि y, इसको थोड़ा वो कर लीजिए जैसे हम करते थे रिवर्स, इसको थोड़ा सा क्या जाएगा हमारे पास में, ये कब की बात है, जब x > 0 से है ना।
तो अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो y प्लस के एक्स वाई इज इक्वल टू आ जाएगा x के, या आपके पास में हम y अपॉन आपके पास 1 माइनस वाई इज इक्वल टू आ जाएगा x के, या फाइनली आपके पास में x इज इक्वल टू आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई, ये वाला है। अब आप इसमें y व्हाट इज y तो इस तरफ का अवयव होगा ना और x इस तरफ का अवयव होगा। तो हम अगर इसमें y की कोई भी वैल्यू इधर से रखते हैं क्या इधर मिलेगा नंबर? सोचिए जरा इसको, आप इनमें से या इन्हें छोड़ के कोई भी रियल नंबर इधर से रखते हैं क्या उसके सापेक्ष इधर नंबर मिलेगा? सोचिए भाई, ये तो रियल नंबर का सेट है, इसमें तो मिलेगा ही मिलेगा मेरे भाई, इसमें तो सारे नंबर्स हैं, काल्पनिक संख्याओं को छोड़ के कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इधर का कोई भी अवयव ऐसा नहीं है, आप कुछ भी रख के देख लीजिए। पहले 0.5 ये लिख के देख लेते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 0.5 अपॉन 1 माइनस 0.5 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 अपॉन 1 में 0.5 कटेगा पूरा का पूरा इज इक्वल टू 1। यानी कि अगर हम इसकी वैल्यू आपके पास में 1 पे जा रही है तो 1 कहाँ है? ये है, तो ये आपके पास में स्केलेशन यहाँ बन जाएगा। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं बेटे इजीली कि इसके प्रत्येक अवयव कुछ भी वैल्यू आप दीजिएगा। अभी हम पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं, पॉजिटिव वैल्यू जब दी तो हमें एक नंबर इसका मिला, आप नेगेटिव वैल्यू भी देंगे तब भी इसका एक नंबर ही देखिए मिलेगा, डेफिनेट सी बात है, चाहे आप देख लीजिए। मतलब हमने मन में इसको बना लिया, हमने एग्जाम्पल लेकर के ये चित्र बना के हमने अपने मन में ये सोच लिया। सोचना कुछ नहीं है, प्रूफ हमारे दृढ़ दिमाग में घुस गई ये चीज़ कि हाँ यार ये उल्टो तो है। ठीक है, जैसे मैंने इस केस के लिए ट्राई किया है ये लेकर के, ऐसे ही आप इसके लिए भी ट्राई कर सकते हो अपने आप। इसके लिए कैसे ट्राई करोगे? तो इसके लिए ऐसे ट्राई कर लीजिए कि मुझे सिर्फ कर लेता हूं, थोड़ी बता देता हूं बात ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें और भी। ठीक है, कि अगर हम लोग बात करें इसके लिए कि अगर x को हम नेगेटिव लेके चलें तो y इज इक्वल टू आपके पास में बनेगा क्या? ये बनेगा x अपॉन 1 माइनस के x। ठीक है, x अपॉन 1 माइनस के x कैलकुलेट कर लीजिए, y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, या फिर आप लोग इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लीजिएगा, y इज इक्वल टू ये y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस एक्स वाई, या फिर x इज इक्वल टू आप कैलकुलेट कर लीजिए y अपॉन 1 प्लस के y। ठीक है, अब आप लोग इसमें y की वैल्यू कुछ भी दे दीजिए। ठीक है, कुछ भी दे दीजिए क्योंकि ये -1 पे वैलिड नहीं होगा। अगर y की वैल्यू -1 दोगे तो ये काम खराब इसका हो जाएगा, ये वैलिड नहीं होगा। लेकिन उसने खुद ही कहा है कि -1 के तो बराबर x है ही नहीं कभी भी। ठीक है, डोमेन वाला, तो ये जो वैल्यू दी जाएगी इसमें कहीं -1 हमने पहले भी नहीं लिया है, हमने उस वजह से नहीं लिया क्योंकि ये कंडीशन उसने दे रखी है, क्योंकि जो डोमेन का अवयव x है, ये x जो अवयव, ध्यान दी कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है को डोमेन के यानी कि सह प्रांत के अवयव को इस समय। तो आप इसमें कोई वैल्यू नेगेटिव वैल्यू इसमें रख के देखोगे बेटे तो 100% इसके कोरस्पोंडिंग हमें एक वैल्यू इधर की तरफ मिलेगी। तो यानी कहने की बात ये, हमने दोनों केसेस के आधार पर ये हमें साफ दिख रहा है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि ये ऑनटू है। बिल्कुल ठीक है, तो अब बात क्या है कि हम इतना तो घोच करके उसे दिखाएंगे नहीं, तो लेकिन हम लिख के तो दिखा सकते हैं कम से कम। आप लोग सिर्फ लैंग्वेज लिखोगे, एक स्टेटमेंट लिखोगे और उसी से अपना काम चला लोगे। पूरी कहानी आपको खुद समझनी रहेगी और खुद बातें आपको करनी रहेंगी इसके बारे में। ठीक है, तो चाहे तो आप एक काम कर लीजिए, एक एक केस कर करके आप लोग, ठीक है, वो करके कि केस फर्स्ट ले करके ऐसे कर सकते हो। मैं जो अभी मैंने किया है y इज इक्वल टू आप ले करके चलोगे x अपॉन 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। बिल्कुल ठीक है नहीं, और यहाँ से आप वैल्यू निकालोगे किस तरीके से, कैसे निकालोगे आप, जैसे अभी निकाली थी x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई निकल करके आ जाएगी सामने। ठीक है, फिर वही तरीका लगा लोगे, आपके एफ एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ऑफ, ठीक है, वाई अपॉन 1 माइनस वाई। ठीक है, आपके पास में अब ये x कैसा ले रहे हैं पॉजिटिव, तो डेफिनेशन कौन सी लगेगी, ये वाली लगेगी, आप इसको यूज़ कर लीजिए। इसमें कितना आ जाएगा y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई। कैलकुलेट कीजिए ज़रा, y अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन, इसको यहाँ पे यार थोड़ा ये ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, y अपॉन 1 माइनस वाई, उधर से देखते रहना, एलसीएम जब लेंगे तो 1 माइनस के y प्लस वाई अपॉन 1 माइनस वाई, इस 1 माइनस कट जाएगा, y अपॉन इस y से y कट जाएगा अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू y।
तो ये कंडीशन क्या होती थी भाई, अगर एफ एक्स इजिकल टू वाई आ जाता था तो कहते थे ना इस केस में ये क्या बन गया हमारे पास में, ऑन्टो हो गया। ठीक है, सिमिलरली आप लोग क्या करेंगे, दूसरे वाले केस की बात करेंगे। दूसरे वाले केस में उसमें भी आप इसी तरीके से लेकर के चलेंगे। ठीक है, और ये सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। जब आप सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे तो तब भी ये कंडीशन इसी तरीके से बनेगी, एफ एक्स इजिकल टू वाई। तो दोनों केसेस में आप कह सकते हो कि यार ये ऑन्टो है, तो आप लिख देंगे यहाँ पे कि क्या लिखेंगे, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव का प्रतिबिंब है, अतः ये क्या है, अतः ये ऑन्टो है, अतः ये आच्छादक है। तो मैं समझता हूँ 4 नंबर वाले सवाल में समय बहुत लगा है, लेकिन इसको समझाया पूरे तरीके से कोशिश की गई है। लगता है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं 5 नंबर इसमें। चलिए, ठीक, थोड़ा 5 नंबर भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कहा गया एक फंक्शन है आपके पास में एफ एक्स इजिकल टू एक्स की घात 3। स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा, लिखा है क्वेश्चन, और फंक्शन जो डिफाइन है वो रियल नंबर से रियल नंबर के अंदर है भाई। ठीक है, तो इसको हमें दिखाना इंजेक्टिव है, एकक है। अब ये एकक जो है बता दूं मैं, एकक का मतलब 1 आपको, इसको 1 को हम इंजेक्टिव ही बोल देते हैं, एकक है ना, एकक जो लिखा है इसने, इसको हमें 1 प्रूव करना है। तो बड़ी सिंपल तरीके से वही तरीका लगा लें, x1 एंड x2 लेकर के चलिए आप R में से, और f ऑफ x1 इजिकल टू लेकर चलिए f ऑफ x2 के। बिल्कुल ठीक बात है। और जब इसको डेफिनेशन लगाएंगे x1 की घात 3 इजिकल टू x2 की घात 3। अब एक बात सुनिए ज़रा, एक बात सुनिए ज़रा मेरी बात। तो आपने ये बात महसूस भी की होगी, अगर ये केस बनता x1 का स्क्वायर इजिकल टू x2 का स्क्वायर, तो इसका मतलब ये था कि x1 डज नॉट इक्वल्स टू x2, क्योंकि ये प्लस माइनस वाला केस बन जाता है, आपको पता है, क्योंकि एक बार वैल्यू प्लस में आती है, एक बार माइनस में आती। बट अगर x1 की क्यूब इजिकल टू x2 की क्यूब के इक्वल है, तो बेटे डेफिनेट सी बात है x1 इजिकल टू x3 ही, x1 इजिकल टू x2 ही होगा। क्यों होगा? आप नंबर जज कीजिए, कोई भी रियल नंबर ले लीजिए आप। 2 है, 2 की क्यूब 8 होता है। क्या कोई दूसरा नंबर है दुनिया में ऐसा जिसका क्यूब 8 होता हो? बताइए, कोई ऐसा रियल नंबर और हो दूसरा जिसका घन 8 होता हो? नहीं होगा ना। चाहे वो आप माइनस में ही क्यों ना ले लो, आप सोच लो कि माइनस की ऐसे देखें तो माइनस का 8 आएगा, ये भी 8 के बराबर नहीं होगा। समझ में आ रही बात? नहीं। तो ध्यान रखिएगा, स्क्वायर में प्रॉब्लम होती है। आपको पता है 2 का स्क्वायर 4 होता है, साथ ही साथ -2 का स्क्वायर भी 4 होता है। ठीक है, जबकि ये 2 इज नॉट इक्वल्स टू -2, फिर भी ये बराबर आ रहे हैं। यानी कि इस केस में तो फेल हो जाता है मैटर, इस केस में नहीं होता। तो अगर कभी आपके पास में ऐसा आ जाए बेटा, ठीक है, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे दिस इंप्लाइज x1 इजिकल टू x2, और यहाँ से एक नोट भी निकलता है। उस नोट को याद रखिएगा कि अगर आपके पास में x1 की घात सम संख्या बने बराबर x2 की घात सम संख्या बने, तो ये जरूरी नहीं है कि x1 बराबर x2 होगा। ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। लेकिन अगर x1 की घात विषम बने बराबर x2 की घात भी विषम बने, तो बेटे डेफिनेटली 100% है x1 बराबर x2 होगा। और जब ये x1 बराबर x2 है तो हम कह सकते हैं f एकक है। फाइन। तो बेटे मैंने इसके आपके सामने आज 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस लेके आऊँगा। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा क्योंकि क्वेश्चन समझाने वाले थे, इस वजह से समय थोड़ा ज़्यादा लगा है। ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं करा रहा हूँ ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एक कराऊँगा इसके अंदर, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो 13 है तो 14 भी आ जाएगी। नंबर है हमारे पास, प्राकृत संख्याएँ 13, 14, 15 करते चले जाएंगे। लेकिन जब तक हमारा काम ख़त्म नहीं होगा हम छोड़ेंगे नहीं इसको। ठीक है बेटे, अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो बेटा लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, शेयर ज़रूर कर दें ताकि वो लोगों को पता जुड़ें लोग बाग हमारे से, और हमें मज़ा सा आए, मोटिवेट हो हम भी। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिएगा। धन्यवाद।